कहानी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में शुरू होती है, जहां मियुकी और एकिडो नाम के एक कपल किसी जंगली क्षेत्र का पता लगा रहे थे, क्योंकि यहां उन्हें एक मीटियोराइड होने का संकेत मिला है। इसकी खोज में दोनों जापान से यहां आए थे। अब क्योंकि जंगल में सिग्नल खराब है और मियुकी जो जीपीएस का उपयोग नहीं कर सकती, वह यह स्वीकार नहीं करना चाहती कि वह रास्ता भटक गई है। दोनों को लगता है कि सही रास्ता अलग दिशा में है और दोनों में बहस हो जाती है। एकिडो आगे बढ़ने का फैसला करता है, जबकि मियुकी वहीं रहने पर जोर देती है, लेकिन जल्द ही अकेलेपन का डर उसे अपने कब्जे में ले लेता है। तब वह उसका पीछा करती है और उसकी ओर भागती हुई उसका नाम पुकारती है, पर इसके उलट एकिडो ही चिल्लाना शुरू करता है, तो वह उसकी मदद के लिए दौड़ती है और उसी गड्ढे में गिर जाती है जिसमें एकिडो गिरा हुआ था। उसे पैर में चोट लगती है। दोनों एक अंडरग्राउंड झील के अंदर हैं, जो पूरी तरह से चट्टानों से घिरा हुआ एक गुफा है। वह देखती है कि एकिडो बेहोश है कि तभी मियुकी को पानी में कुछ हिलने जैसी आवाज सुनाई देती है। भयभीत होकर वह धीरे से रोने लगती है और खुद को बाहर खींचने की कोशिश करती है। दुर्भाग्य से कोई रहस्यमयी क्रिएचर उसके भागने से पहले ही उस पर हमला कर देता है। सीन चेंज होता है। फिर हम ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से शहर को देखते हैं। यहाँ विक्टर और योलांडा जो पति पत्नी हैं, वो एरिक और जेनिफर से मिलने आए हैं, क्योंकि उन्होंने एक एडवेंचरस ट्रिप प्लान किया था। एरिक और जेनिफर भी पति पत्नी हैं, लेकिन उनके इस रिश्ते में एक हल्की सी दरार आ चुकी है। फिर वो चारों लोग निकल गए अपने पांचवें साथी से मिलने के लिए, जिसने इस ट्रिप को पूरा प्लान किया था। वो लोग उससे मिलने एक बार में जाते हैं। वह कैश नाम का एक लड़का है। कैश ने ही इस एडवेंचरस ट्रिप का प्लान करते हुए एक अननोन और गहरी गुफा को चुना था, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, और वो लोग मिलकर उस गुफा को एक्सप्लोर करने वाले थे। और एक्सप्लोर करने के बाद उस गुफा की पिक्चर्स और इन्फॉर्मेशन आर्कियोलॉजिकल सेक्टर को बेचकर खूब सारा पैसा कमाने वाले थे। कैश यहाँ सबको आश्वस्त करता है कि ये टूर बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है और उन्हें उस गुफा को एक्सप्लोर करने में बहुत मजा आएगा। लेकिन इससे विक्टर खुश नहीं होता, क्योंकि गुफा के अंदर खतरनाक जानवर हो सकते हैं और वहाँ पर उन्हें कोई भी बाहरी मदद नहीं मिल पाएगी। लेकिन एरिक उसे बताता है कि वहाँ पर तुम अकेले नहीं रहोगे, हम सभी रहेंगे और इसमें कोई खतरा नहीं है। इधर दोनों लड़कियां अपने पतियों के बारे में बात करती है। जेनिफर ने एरिक के बेवफाई पर अपने शक का खुलासा किया और कहा कि उसे लगता है कि एरिक अंदर ही अंदर किसी लड़की को डेट कर रहा है, और योलांडा ने जेनिफर को बताया कि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन उसने विक्टर को अभी तक नहीं बताया है। जब सही टाइम आएगा तो मैं उसे इस बारे में बता दूंगी। फिर बार में मस्ती करने के बाद वे सभी अपने कमरे में जाते हैं और विक्टर अपनी पत्नी से बात करता है कि उन्हें यह ट्रिप रद्द कर देनी चाहिए। वह बहुत आश्वस्त नहीं है, इसलिए वह एक अधिक कंफर्टेबल ट्रिप प्लान करता है और किसी बीच पर छुट्टियां मनाने की पेशकश करता है। लेकिन योलांडा ने उसे याद दिलाया कि उसने हाल ही में कैंसर पर काबू पाने के बाद जीवन को पूरी तरह से जीने का वादा किया था, जिसमें मेरे साथ इस जंगल ट्रिप पर चलने का वादा भी शामिल था। इतना जोर देने पर वह अंततः सहमत हो जाता है। अब ट्रिप अगले दिन शुरू होती है। कैश बताता है कि उसने जापानी एक्सप्लोरर्स के एक लापता कपल की खोज करते समय संयोग से उस गुफा की खोज की थी। उसकी ये टिप्पणी विक्टर की आशंकाओं को बढ़ा देती है। जेनिफर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें और तुम्हारी टीम को वो जापानीज एक्सप्लोरर मिले, जिस पर कैश का कहना था कि उन्होंने बहुत कोशिश की पर उनका कहीं पता नहीं चला। और जब योलांडा झील के किनारे पर पड़े एक मगरमच्छ की तस्वीर लेती है, तब जेनिफर चिंता करती है और पूछती है कि क्या आसपास बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं। अपने दोस्तों को शांत करने की कोशिश करते हुए कैश दिखाता है कि वह एक बंदूक लाया है। अगर कोई खतरा हुआ तो यह बंदूक उनके काम आएगी, लेकिन उनके सामने बंदूक लहराने का उसका गैर जिम्मेदार तरीका केवल स्थिति को खराब करता है। वह दावा करता है कि यह लोड नहीं है। फिर कुछ देर बाद वो अपने लोकेशन पर पहुंचते हैं। फिर उन्हें वो गुफा मिल जाती है। अंदर जाने के लिए सभी ने अपना गियर पहन लिया। एरिक सबसे पहले नीचे उतरा, फिर विक्टर, योलांडा और जेनिफर आए और कैश सबसे लास्ट में उतरा, क्योंकि उसे ऐसी चीजों से बहुत डर लगता था। अंदर देखने के लिए बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उन लोगों को अनएक्सप्लोर्ड अंडरग्राउंड रहस्य की खोज करने की उम्मीद थी। तब योलांडा को एक संकरा रास्ता दिखाई दिया और एक बार फिर एरिक पहले गया। कैश एक अच्छा लड़का था और उसने अपनी कायरता को छिपाते हुए सभी को आगे जाने दिया। इसी बीच आकाश काले बादलों से भर गया और बाहर तेज हवा का खतरनाक झोंका शुरू हो गया। लेकिन इस बात से अनजान वे लोग यह देखकर बहुत खुश हो गए कि यह रास्ता वास्तव में एक लंबी सुरंग की ओर जाता है, जहां उन्हें कुछ न कुछ मिल सकता है। एरिक इस खोज से उत्साहित हो जाता है और योलांडा उत्सुक हो जाती है कि यह सुरंग कहाँ जाता है। विक्टर और जेनिफर उत्साह नहीं दिखाते।
बल्कि और तेजी से चिंतित हो रहे थे। तभी कैश किसी अजीब चीज पर प्रकाश डालता है जो एक बकरी की हड्डियों की तरह दिख रहा था। कोई भी यह नहीं समझ सकता था कि यह बकरी यहाँ तक कैसे पहुंची, लेकिन सभी लोग इसे हल्के में लेते हैं। कुछ कदम आगे उन्हें चट्टानों पर पानी की एक धार मिलती है। इस पर कैश कहता है कि यह कहीं और से लीक हो रहा होगा। इस समय तक तूफान उनके ठीक ऊपर था और भारी बारिश भी शुरू हो जाती है। सभी लोग एक संकरे हिस्से को पार करते हैं जब तक वे अंडरग्राउंड लेक तक नहीं पहुंच जाते। हर कोई उस अज्ञात झील की सुंदरता की प्रशंसा करता है, जबकि योलांडा जेनिफर और विक्टर के साथ किनारों पर चुपके से चलती है। एरिक और कैश झील में प्रवेश करते हैं। पानी उनके कमर तक पहुंचता है, लेकिन नीचे की ओर पानी में कुछ आवाजें आती है जिसे जेनिफर कुछ बुदबुदाते हुए सुनती है। तब वह झील पर अपनी टॉर्च चमकाती है। तब उसे पानी में कुछ अजीब सा दिखता है। तब वह सभी को चेतावनी देती है कि उनके साथ पानी में वहाँ कुछ और भी है। हालांकि कोई भी उस आवाज को नहीं सुन पाता क्योंकि पानी किनारों पर मौजूद चट्टानों से टकरा रहा था। कि तभी उस गुफा में पानी का स्तर बढ़ने लगा और बहुत बढ़ने लगा। सभी पानी में बहाने लगते हैं। लड़कियां डर के मारे चिल्लाने लगती हैं और किनारों की चट्टानों पर चढ़ने के लिए जल्दी करते हैं। फिर कैश कहता है कि उसने कार की चाबियों के साथ अपना बैकपैक खो दिया है। यह सुनकर सभी सकते में थे। अब पानी के स्थिर होने के बाद वे लोग बाहर निकलने के तरीके सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जिस एंट्रेंस से वे आए थे वो अब जलमग्न हो चुका है, यानी गुफा पूरी तरह पानी से भर चुका है। एरिक का कहना था कि हमें पानी के अंदर गोता लगाकर रास्ते को खोजना होगा जिस रास्ते से वे लोग आए थे। लेकिन जेनिफर इस भयानक गुफा में पानी के नीचे गोता लगाने के विचार से घबरा जाती है और पानी के कम होने का इंतजार करना पसंद करती है। तब एरिक उनके सामने सीधे एक चट्टान पर अपनी रोशनी डालता है और दिखाता है कि पानी का स्तर बढ़ना बंद नहीं हुआ है बल्कि बढ़ते जा रहा है और कुछ ही समय बाद इस गुफा में पानी पूरी तरह से भर जाएगा, जिससे बचना और भी मुश्किल होता जाएगा। तब वह समस्या को समझती है। जेनिफर अभी भी पानी में प्रवेश करने से बहुत डर रही थी, साथ ही उन्हें अभी भी उस बैग को ढूंढना था, तभी वह जंगल से बाहर निकल पाएंगे। फिर एरिक और कैश पानी में उतरकर रास्ता खोजने का डिसाइड करते हैं ताकि यह चेक कर सके कि क्या सभी के अंदर जाने से पहले वह रास्ता सुरक्षित है या नहीं। जब एरिक पानी में उतरता है तो पानी उसके गले तक पहुंच गया था। फिर सभी उसको फॉलो करते हैं और किनारे की दूसरी तरफ जाने लगते हैं। तभी विक्टर किसी चीज को उसके पास से तैरते हुए देखता है और फील करता है कि यह कैश का बैकपैक है। तब वह सभी को आगे जाने बोलकर वह बैकपैक लेने चला गया। बाकी लोग किनारे की दूसरी तरफ पहुंचते हैं। फिर एरिक पानी के अंदर से रास्ता खोजने का प्लान सबको बताता है। इससे पहले कि हर कोई पानी के अंदर जाए, एरिक एक बार अकेले अंदर जाकर रास्ते को चेक करने का सोचता है कि पानी के इतने प्रेशर में वो निकल सकते हैं या नहीं। एरिक जब गोता लगाने ही वाला था कि विक्टर चिल्लाता है। सभी उसकी तरफ मुड़ते हैं। योलांडा उसे बुलाना शुरू करती है और झील पर अपनी टॉर्च से रोशनी करती है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता और योलांडा अपने पति को कहीं भी देख नहीं पाती। इसलिए योलांडा बहुत चिंतित हो गई। दूसरे लोग भी उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं कि तभी विक्टर अचानक से ऊपर आता है, लेकिन उसके तुरंत बाद उसे नीचे खींच लिया जाता है। सब कुछ बहुत तेजी से होता है और कोई भी यह नहीं देख सकता कि विक्टर पर कौन हमला कर रहा है। एरिक सभी को तुरंत पानी से बाहर निकलने के लिए कहता है। कैश और योलांडा एक तरफ बढ़ते हैं, जबकि जेनिफर और एरिक अपोजिट किनारे पर चढ़ते हैं। योलांडा अपने पास तैरते हुए एक शरीर को देखकर रोना शुरू कर देती है जिसके कई अंग गायब थे, लेकिन जब कैश शरीर को खींचता है तो वह देखती है कि यह उसके पति के कपड़े नहीं थे बल्कि उस जापानीज कपल के थे। इसके तुरंत बाद विक्टर चिल्लाना शुरू कर देता है और हर कोई उस पर अपनी रोशनी चमकाता है। उसके चारों ओर पानी लाल हो गया था, लेकिन कम से कम ऐसा लगता है कि उस क्रिएचर ने उसे जाने दिया है। अब वह दर्दनाक हादसे के बाद किनारे की ओर तैरने में कामयाब हो जाता है। तब एरिक उसकी मदद करने के लिए जाता है कि तभी जेनिफर मगरमच्छ को उनके पीछे आते हुए देखती है और चिल्लाती है। दोनों जितनी तेजी से तैर सकते थे तैरकर किनारे पर आए। विक्टर बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था। हालांकि जेनिफर उसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करती है, पर यह ज्यादा असरदायक नहीं था। वह उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने को कहती है। तब एरिक डिसाइड करता है कि मैं और कैश अब अकेले बाहर जाएंगे, जहां फोन में हमें नेटवर्क मिल जाएगा जिससे हम पुलिस को कॉल करेंगे और उनसे मदद मांगेंगे। इधर कैश इस हमले को देखकर सदमे में था। वो एरिक के साथ पानी में जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने इनकार कर दिया। तब जेनिफर ने भी अपने पति से कहा कि पानी में जाना पागलपन है, लेकिन एरिक उससे कहता है कि अगर हम जल्दी मदद नहीं ले पाएंगे तो हम इसी गुफा में डूबकर मर जाएंगे, क्योंकि पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। अब ये सब सुनकर कैश ने अपना मन बदल लिया और जाने को तैयार हो गया। उसने योलांडा से कहा कि जब मगरमच्छ पानी में उनके पीछे आए तब तुम इस डेड बॉडी को पानी में फेंक देना,
ताकि वो हमारे पीछे नहीं बल्कि उस बॉडी के पीछे जाए। योलांडा भी ऐसा ही करती है। मगरमच्छ भी उस बॉडी के पीछे ही गया। तब एरिक और कैश उस अवसर का फायदा उठाते हैं और धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ते हैं। उसी तरह दोनों झील के उस हिस्से को पार करते हैं और बीच में मिलते हैं। फिर वो गोता लगाते हैं। फिर कुछ ही देर बाद वो पानी से ऊपर आते हैं। वो दोनों एक बार फिर से कोशिश करते हैं और पानी के रास्ते से जाने लगते हैं, वापस उसी जगह से जहाँ से ये लोग आए थे। लेकिन इनसे गलती हो जाती है। इन्होंने कोई चीज ट्रैक नहीं करी हुई थी, इसलिए वे रास्ता भूल गए थे। इनको वो स्पॉट नहीं मिल रहा था जहाँ से ये लोग आए थे। पानी की वजह से इनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी, क्योंकि जब ये लोग आए थे तब पानी नहीं था। दूसरी तरफ योलांडा के पति को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उसे सांस की बीमारी थी। इसलिए उसके पास एक इनहेलर था सांस लेने के लिए, लेकिन वो इनहेलर दूसरी साइड पर था। लेकिन अब योलांडा को विक्टर का इनहेलर लाना ही पड़ता है। अपने दोस्त की जान की परवाह करते हुए योलांडा से जेनिफर कहती है कि तुम ध्यान से आराम से पानी में जाओ, ज्यादा मूवमेंट नहीं करना। खैर किसी तरह योलांडा को वो इनहेलर मिल जाता है। वापस आते समय मगरमच्छ उस पर हमला करता है, लेकिन बहुत मुश्किल से वो अपनी जान बचाकर किनारे तक पहुंच जाती है और तब जाकर इनहेलर की मदद से विक्टर को आराम मिलता है। इधर कैश और एरिक भी रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। ये लोग पानी के अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं। साथ ही पानी का फ्लो भी बहुत बढ़ रहा था, जिसकी वजह से इनको सांस लेने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर उन्हें पता चला कि जिस सुरंग से वो आए थे वो सुरंग बंद हो गई थी, यानी कि एक बड़ा सा रॉक पानी की बहाव में बहकर उस सुरंग के एंट्रेंस पर अटक गया था। वो उस चट्टान को हटाने की कोशिश करते हैं, पर पानी के बहुत प्रेशर होने के कारण वो उस चट्टान को वहां से हिला तक भी नहीं पाते। कैश एक बार फिर से कोशिश करने को कहता है, पर एरिक का कहना था कि वो इस पत्थर को नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा है। अब इनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये लोग अपनी जान कैसे बचाएं, कि इतने में ही कैश के ऊपर क्रोकोडाइल अटैक कर देता है और उसको घसीट के अंदर पानी में ले जाता है। कैश चीखता है और छूटने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही वह पानी के नीचे गायब हो जाता है। एरिक अपने दोस्त को पुकारना शुरू करता है। कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर वह पानी के नीचे एक अजीब सी रोशनी आते हुए देखता है और तब वह पानी में कैश के हेलमेट की रोशनी पाता है, जिसका मतलब था कि कैश मारा गया। इधर जेनिफर को एक हल्की सी हवा महसूस होती है और वह यह पता लगाने की कोशिश करती है कि यह हवा कहां से आ रही है। अब इस पल का फायदा उठाते हुए योलांडा अपने पति को अपने होने वाले बच्चे के बारे में बताती है। यह सुनकर वह बहुत खुश होता है। जेनिफर को एक ऐसा रास्ता मिलता है जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। उसी समय एरिक बुरी खबर के साथ वहां लौटा। कैश के बारे में सुनकर सभी लोग बहुत दुखी होते हैं। साथ ही वो बताता है कि एंट्रेंस पूरी तरह से बंद है, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जेनिफर कहती है कि उसने एक रास्ता ढूंढ लिया है। रास्ता बहुत संकरा है, लेकिन कम से कम यह अभी भी पूरी तरह से पानी से बाहर है। फिर एरिक और योलांडा उस रास्ते को देखने जाते हैं, क्योंकि योलांडा को एक्सप्लोरेशन का अधिक अनुभव है, इसलिए वो एरिक के साथ जाती है और जेनिफर को विक्टर की देखभाल करने के लिए कहती है। दोनों के रास्ते में जाने के तुरंत बाद जेनिफर को पता चलता है कि पानी तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है और लगभग उन तक पहुंच रहा है। विक्टर बहुत कमजोर है और मुश्किल से चल सकता है, लेकिन वह विक्टर पर जोर देती है कि वह प्रयास करे ऊपर चढ़ने की, कि तभी वहां मगरमच्छ आकर उन पर अटैक करता है। जेनिफर इतनी चौंक जाती है कि वह विक्टर के ऊपर गिर जाती है। विक्टर दर्द के मारे चिल्लाता है। मगरमच्छ हार मानकर पानी में वापस लौट जाता है, लेकिन इससे जेनिफर को पता चलता है कि वहां रहना सुरक्षित नहीं है। वह ऊपर जाकर विक्टर को खींचने लगती है और वह विक्टर को ऊपर खींच लेती है। इस बीच एरिक और योलांडा रास्ते के अंत तक पहुंच गए और पाया कि वहां कोई भी रास्ता नहीं है। योलांडा उम्मीद खोने लगती है, लेकिन एरिक उसे आश्वासन देता है कि वे किसी तरह से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेंगे। इधर जेनिफर योलांडा का कैमरा चेक करती है और उसे एरिक के साथ योलांडा की काफी तस्वीरें दिखती हैं। तब वह समझ जाती है कि जिस लड़की से एरिक का चक्कर चल रहा था वो कोई और नहीं बल्कि योलांडा ही है। जब विक्टर पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है, वह दिखावा करती है और कुछ नहीं कहती। फिर वो उनका इंतजार करने लगती है। साथ ही विक्टर की तबीयत भी बहुत बिगड़ रही थी। जेनिफर को तो समझ नहीं आ रहा था कि आज वो यहाँ से बच के जाएंगे भी या नहीं। कैसे वे लोग इतने बड़े और खौफनाक क्रोकोडाइल को
हैंडल करेंगे, क्योंकि वो इतने आराम से हमें जाने तो नहीं देगा। कि तभी सामने उसको एक बैग नजर आता है, जिसको पकड़ने के लिए वो थोड़ा सा आगे जाती है और विक्टर पास ही उसका लैंप लेकर खड़ा होता है ताकि वो उस पर टॉर्च मार सके। कि इतने में ही उसकी टक्कर हो जाती है एक पत्थर से और उसके सर पर चोट लगती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। तब विक्टर उसको बचाने के लिए आगे आता है और इतने में ही वो क्रोकोडाइल उसके ऊपर झपटकर उसको अपने साथ पानी के अंदर ले जाता है। जेनिफर बस रोती ही रह जाती है और वो अपने दोस्त की जान नहीं बचा पाती, क्योंकि इतने बड़े मगरमच्छ से वो अकेले कैसे फाइट करती। अब वो बैठ के रो रही होती है कि तभी योलांडा और एरिक वापस आ जाते हैं। योलांडा आते साथ ही सबसे पहले अपने हस्बैंड के बारे में पूछती है, क्योंकि विक्टर वहां पर नहीं था, लेकिन वो रोने के अलावा और कोई जवाब नहीं देती। फिर जेनिफर कहती है कि मैं उसको नहीं बचा सकी उस क्रोकोडाइल से, हम दोनों ने जगह भी बदली, लेकिन फिर भी उसने हम पर अटैक कर दिया, क्योंकि वो मगरमच्छ जानता है कि हम लोग यहाँ हैं और वो एक एक करके बहुत मजे से हमारा शिकार कर रहा है। अगर हमें अपनी जान बचानी है तो यहाँ से हमें जाना होगा, क्योंकि जैसे जैसे पानी ऊपर आ रहा है उस क्रोकोडाइल को ऊपर तक पहुँचने में कोई मुश्किल नहीं होगी और वो हम लोगों को नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर बेचारी योलांडा दुख के मारे रोने लगती है। उसके पति के जाने से उसको बहुत दुख होता है। कि तभी अचानक से उन्हें वहां पानी तेजी से सक होता हुआ महसूस होता है, यानी पानी के बीच में एक सकिंग पॉइंट बनता है जहां से पानी निकलकर कहीं दूसरी ओर जा रहा था। यह देखकर एरिक कहता है कि पानी यहां से कम हो रहा है, इस सकिंग पॉइंट के रास्ते से हम यहां से निकल सकते हैं, हमें उसी रास्ते से जाना होगा और उस रास्ते को फॉलो करते करते हम उसी एंड पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां से पानी बाहर निकल रहा होगा, यानी किसी रिवर या किसी कैनल की तरफ। अब अपने कलेजों को मजबूत करके तीनों पानी में उतर जाते हैं। जेनिफर, योलांडा और एरिक अब ये लोग आगे जा रहे होते हैं, बहुत ही आराम से और बिना किसी मूवमेंट के, लेकिन फिर भी क्रोकोडाइल को ये अंदाजा हो जाता है कि उनका शिकार पानी में है और तब उस मगरमच्छ ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन एरिक उन दोनों को बचाने के लिए खुद को उस क्रोकोडाइल के हवाले कर देता है। अब ये देखकर जेनिफर बहुत दुखी थी, क्योंकि वो एरिक से बहुत प्यार करती थी, भले ही एरिक उसे प्यार नहीं करता था। अब इस चीज का फायदा उठाकर दोनों लड़कियां वहां से भागने लगती हैं। वो फुल स्पीड से स्विम करते हुए यहाँ से सकिंग पॉइंट से होते हुए निकल जाती हैं, क्योंकि वो एरिक को नहीं बचा सकती थी, ना ही वो इतने बड़े क्रोकोडाइल से फाइट कर सकती थी। फिर कुछ ही देर बाद दोनों उस सकिंग पॉइंट से निकलने में कामयाब हो जाती हैं। वह सब पॉइंट उन दोनों को उस मगरमच्छ के मांद में ले जाता है, जहां बहुत सारी हड्डियां पड़ी हुई थी। ये देखकर दोनों और भी डर जाती हैं, पर हिम्मत करके वो रास्ता ढूंढने लगती हैं। तभी उन्हें एक गंदा और संकरा रास्ता दिखता है और मगरमच्छ के वहां आने से पहले वो दोनों उस रास्ते से होकर जाने लगती हैं। पर उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो रास्ता सीधे एक रिवर में निकला और जैसे ही वो उस रिवर की तरफ आती हैं, दोनों फुल स्पीड से स्विमिंग करते हुए बाहर आ जाती हैं। फिर दोनों यहाँ जंगल के अंदर आती हैं, जहाँ इनको अपनी गाड़ी नजर आती है। दोनों उस गाड़ी में बैठती हैं और गाड़ी को जेनिफर ड्राइव कर रही थी और दोनों वहां से निकलते हैं। जेनिफर गाड़ी को बहुत स्पीड में ड्राइव कर रही थी। तभी उनके सामने रास्ते पर गिरा हुआ एक पेड़ नजर आता है, जिससे कार अनबैलेंस होकर उसी नदी में जा गिरती है। दोनों की किस्मत बहुत खराब थी कि इनकी गाड़ी उसी पानी में गिरती है जहां से ये लोग निकले थे। कि तभी उन्हें सामने एक बहुत बड़ा मगरमच्छ दिखा जो उनकी तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर दोनों अपना कंट्रोल खोने लगती हैं। कि तभी जेनिफर को याद आता है कि कैश की गन गाड़ी में ही पड़ी है, जिसे वो निकाल लेती है। गाड़ी भी डूब रही थी और जब क्रोकोडाइल जैसे ही उन पर अटैक करता है तो वो गाड़ी से निकलती है और भागती है बाहर की तरफ, जहां पर दोनों को किनारा नजर आ रहा था। क्रोकोडाइल भी इनके पीछे पीछे ही आ रहा था। तब जेनिफर गन से क्रोकोडाइल को शूट करती है, क्योंकि उसके सारे दोस्त मर चुके थे और उसको उस क्रोकोडाइल पे बहुत गुस्सा था। उसने अपनी गन से उसके ऊपर बहुत गोलियां चलाई, लेकिन क्रोकोडाइल उसे खींचकर पानी में ले गया। हमें यहाँ लगा कि जेनिफर भी मारी गई, लेकिन कुछ ही देर बाद वो उस क्रोकोडाइल को मारकर पानी से बाहर निकली, जिससे उन दोनों की जान बच गई। यहाँ अपनी बहादुरी और होशियारी की वजह से अब दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के वहाँ से निकल जाती हैं और हमारी ये अमेजिंग कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।